Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss our rapid revision of previous questions of November 2020 part 2. So in the previous sessions we have completed part 1 and so many questions we have revised. So today I'm going to start question number 11. So which of the following shifts have been suggested by NCF 2005 for the teachers? एनसीएफ 2005 ने कौन सी शिफ्ट सजेस्ट की थी टीचर्स के लिए? नॉलेज डिसबर्स टू नॉलेज ओन्ड, डिसिप्लिनरी टू मल्टी डिसिप्लिनरी फोकस। ये बिल्कुल ठीक बात है कि टीचर्स को मल्टी डिसिप्लिनरी फोकस कर रखना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। लर्नर्स ऑटोनॉमी टू टीचर्स डायरेक्शंस, नो, ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है। टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो लर्नर सेंटर्ड हो गया है, जो हमारी टीचिंग है वो लर्नर सेंट्रिक हो गई है, तो इस चीज पे फोकस करना चाहिए। फ्रॉम फोर वॉल्स ऑफ क्लासरूम्स टू सराउंडिंग्स एंड आउटसाइड द क्लासरूम, क्लास पे जो भी आप टीचिंग करा रहे हैं, जो भी आप बच्चों को लर्निंग करा रहे हैं, वो सिर्फ फोर वॉल्स ऑफ क्लासरूम तक नहीं रहना चाहिए, सिर्फ चार दीवारी के अंदर नहीं रहना चाहिए। बच्चे को आपको फील्ड एक्सपीरियंस भी देना है, एक्टिविटीज के थ्रू सिखाना है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस देना है, बच्चे को डेमोन्स्ट्रेट करके, बच्चे को मतलब जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात हम करते हैं वो सब करके आपको सिखाना है बच्चे को, सिर्फ क्लासरूम के अंदर आपको नहीं पढ़ाना है। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका बी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है एंड ई ऑप्शन विच इज करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि हमारा रिसर्च से बिलोंग करता है, जिसमें टाइप्स ऑफ रिसर्च आपको दी हुई है, फीचर्स दिए हैं, तो आपको इसके बेसिस पे आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कौन सी होती है, जहाँ पे आप एक्सप्लोर करते हैं। इनिशियल आइडिया किसी भी रिसर्च का लेने के लिए आप पहले छोटी सी एक टेस्टिंग करके देखते हैं। क्रॉस सेक्शनल क्या होता है? जब आप यस इसमें गिवन है ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन होती है जहाँ आप एक से ज्यादा रिसोर्सेज को यूज करते हैं, डिफरेंट टाइम्स ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज करते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जहाँ पे आप इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को जो आपको प्रॉपरली डिफाइन नहीं है, उसके लिए आप पहले एक छोटी सी टेस्टिंग करके देखते हैं ताकि आप उस रिसर्च को अच्छे से कर पाए। इनिशियल आइडिया लेना किसी भी रिसर्च का। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होती है? जो कि बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में बिल्कुल क्लियर्ड होती है और आसान होती है समझना, कि आप प्रॉब्लम को डिस्कवर करते हैं जो पहले नहीं हुई भी, एक नई प्रॉब्लम को लेंगे, उसको डिस्कवर करेंगे, उसकी डिफाइन करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपरली, जो कि पहले नहीं हुआ होता, पहली बार करते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। और इसका पर्पस क्या होता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का? कि अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करता है। दैट मीन्स आप वो बहुत इतना स्ट्रक्चर्ड वे में इतना फीचर्ड अच्छा बनाते हो कि वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होती है। उसमें रिसोर्सेज जो होते हैं, सोर्सेज जो होते हैं बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, और उसका कंक्लूजन तो होता है वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो पहले नहीं हुई होती, नई रिसर्च होती है। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च पर अक्सर आपको पेपर 1 में भी क्वेश्चन आता है। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च ये होती है जब आप डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे आप ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कर रहे हैं, इंटरव्यूज के बेसिस पे कर रहे हैं, और एक सिंगल पॉइंट पे लेके डाटा तो आप डिफरेंट उस पर कलेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल से कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे बिना उनको इन्फ्लुएंस किए, तो ये आपकी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होती है। जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है आपकी बहुत लंबी रिसर्च होती है, ऑब्जर्वेशनल होती है एक तरह से पूरी पूरी, और रिसर्चर जो होती है इंटरफेयर नहीं करती सब्जेक्ट्स के साथ, अलग अलग ऑब्जर्वेशंस लेते हो सेम सब्जेक्ट्स में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये लॉन्ग होती है, लंबी होती है आपकी लॉन्ग, एक लंबे टाइम पीरियड पे आपको ऑब्जर्वेशंस लेनी होती है। एक फिक्स एग्जांपल है पॉपुलेशन एलिमेंट्स का, जो कि मेजर किया जब बार बार आप एक ही वेरिएबल के साथ अलग अलग टाइम पे आप चेक कर रहे हो, आप बार बार रिपीटेडली मेजरमेंट्स ले रहे हो, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अब हम, ओहो, इसका आंसर पहले चला गया। तो अब हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में डाटा गैदर्ड फर्स्ट एंड प्रीडोमिनेट्स लेटर, तो ये आपका हो जाता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में जहाँ पे आप मैक्रो लेवल पे एनालिसिस करते हो डाटा को लेने के लिए। फिर आता है आपका एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च आप कैसे करते हैं? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में आप क्वांटिटेटिव डाटा लेते हैं सबसे पहले, ट्रायंगुलेशन जहाँ पर आप डाटा को अलग अलग सोर्सेज से लेते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट, दो तीन सोर्सेज से लेके फिर आप उसको इंटीग्रेट करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो आपकी रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ यूनिट, आप एक ही चीज पे बार बार मेजरमेंट करके रिपीटेडली मेजरमेंट्स लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका आपका एजुकेशनल स्टडीज से आता है, जहाँ पे आपको टाइप्स दिए गए हैं और आपको मेटाफिजिकल कैटेगरीज के बारे में बताना है, रियलिटीज के बारे में बताना है। सो कॉज क्या होता है? कॉज किसका सिर्फ होता है? कॉज ऑनली होता है हमारे प्रकृति का। इफेक्ट किसका होता है? फाइव सेंसरी ऑर्गन्स का। बोथ कॉज एंड इफेक्ट किसका होता है? महत का, अहंकार, जो आपके फाइव सबटल सेंसेस हैं। नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट, ये किसका होता है? हमारा पुरुषा का। पुरुषा का ना तो कोई कॉज होता है ना ही कोई इफेक्ट होता है, प्रकृति का सिर्फ कॉज होता है।
तो इसके बेसिस पे आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आता है आपका, स्टेप स्टाइल पूछा गया इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का। तो जो लीनियर प्रोग्रामिंग होता है उसमें बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आप स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशंस लेते हैं, आप हाथ के हाथ बच्चों को फीडबैक भी देते हैं, उसमें आप एक्टिवली रिस्पॉन्ड भी करते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग के, वो क्या होते हैं कि लर्नर्स आर एक्सपोज टू स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड प्रोसीड फ्रॉम वन फ्रेम टू वन आइटम इन्फॉर्मेशन टू द नेक्स्ट। दैट मीन्स धीरे धीरे बच्चे को इन्फॉर्मेशन दी जाती है और वो धीरे धीरे प्रोसीड करता है। लर्नर रिस्पॉन्स करता है करेक्ट रिस्पॉन्सेज पे और उसको अवार्ड भी दिए जाते हैं, और इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज को ठीक किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है, फीडबैक दी जाती है हाथ के हाथ, उसको हाथ के हाथ इन्फॉर्म किया जाता है ताकि जो उसके रिस्पॉन्सेज है, जो उसने गलती की है, उसको वो करेक्ट कर सके। और ये अपने हिसाब से बच्चा कर सकता है, लर्नर जो होता है ये अपने हिसाब से कर सकता है। तो इसमें स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशंस होती है, एक्टिव रिस्पॉन्डिंग होती है और इमीडिएसी ऑफ फीडबैक होता है ताकि बच्चा अपने इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज को करेक्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिकमेंडेशन की बात की गई, रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्कूल बैग्स। किस कमेटी ने ये बात कही थी, किस कमीशन ने ये बात कही थी कि बच्चों के जो स्कूल बैग्स है उसका बर्डन कम होना चाहिए? ये बात हमें कही गई थी यशपाल कमेटी के थ्रू, लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की थी इन्होंने, एंटाइटल था इनकी रिपोर्ट का लर्निंग विदाउट बर्डन। इस कमिटी ने ऑब्जर्व किया था कि जो बच्चों के बैग्स प्री प्राइमरी स्कूल्स में, प्री स्कूल्स में जो बच्चों के बैग बहुत भारी होते हैं, ये नहीं होने चाहिए। इनको ड्राइंग, राइटिंग, मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन से बच्चों के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो बच्चे को ऐसा पढ़ाना है आपको कि बच्चे का के ऊपर किसी भी तरह का कोई बर्डन, तो बच्चे को इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं दी है जिनकी वजह से बच्चों को बहुत स्ट्रेस होती है। तो जो लर्निंग करानी है बच्चों को वो विदाउट बर्डन करानी है, प्री स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल्स में, एक्टिविटी के थ्रू लर्निंग की जब हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग किस चीज की? क्लाइंट्स प्रॉब्लम की। दैट मीन्स कि आप अपनी जो आपका क्लाइंट है काउंसलिंग से रिलेट करता है आपका क्वेश्चन, यूनिट थर्ड। सो इम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट्स प्रॉब्लम इज स्ट्रेस्ड इन विच टाइप ऑफ काउंसलिंग? आपको इम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग कब मिलेगी अपने क्लाइंट्स प्रॉब्लम की? कौन सी टाइप की काउंसलिंग में? हमने पढ़ी थी डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, ठीक है, और एक आपकी थी मिक्स टाइप ऑफ काउंसलिंग जिसको इक्लेक्टिक काउंसलिंग कहते थे। क्या है कि जो आपकी पर्सन सेंटर्ड होती है, जहां आप अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को समझ रहे हैं डीपली एम्पैथेटिकली, तो ये होता है आपका पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग, जहाँ पे आपकी जो अप्रोच होती है अपने क्लाइंट्स को समझने की होती है कि आप उससे क्वेश्चंस पूछते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यूनिट 9 से बिलोंग करता है, हु हैज प्रपोज दैट ऑर्गेनाइजेशन शेल एलिमिनेट द नीड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आफ्टर द प्रोसेस? इस लाइन का मतलब क्या है कि आपको क्वालिटी कंट्रोल, जो आपकी ज़रूरत है उसको कंट्रोल करने के लिए किस एलिमेंट को आपको एलिमिनेट करना है ताकि आपकी क्वालिटी अच्छी रहे? ये बात कही गई थी, पोकर योग ने कही थी ये बात अपनी उसमें, क्योंकि क्या था कि इन्होंने कहा था कि आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो जीरो डिफेक्ट्स होने चाहिए, उसके अंदर डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्वालिटी पे बहुत फोकस किया था इन्होंने कहा था जब आप इस कोशिश करेंगे कि जब जीरो डिफेक्ट्स होंगे तो क्वालिटी अपने आप आपकी अच्छी हो जाएगी। ये बात पोकर योग ने कही थी। मीन्स पोका मिस्टेक्स, पोका का क्या मतलब होता है? मिस्टेक्स, और योग का मतलब होता है अवॉइड। जब आप मिस्टेक्स को ही अवॉइड करोगे तो अपने आप ही आपके जो प्रोडक्ट होंगे वो जीरो डिफेक्ट्स हो जाएंगे। मिस्टेक प्रूफिंग की बात की गई थी। मिस्टेक प्रूफिंग क्या होता है? की एलिमेंट होता है कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को, रिलायबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी आपको यूनिट 9 से बिलोंग करता है, एडवर्ड डैमिंग फॉर क्वालिटी एश्योरेंस की बात की एडवर्ड डैमिंग ने। अब क्वालिटी एश्योरेंस में इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे, एक बार हम देख लेते हैं। इन्होंने कहा था कि क्रिएट करना है कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस ऑफ फॉर इंप्रूवमेंट। यहाँ बात किसकी चीज की जा रही है कि आपको अपनी क्वालिटी को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को आपको कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली इंप्रूव करना है और एक नई फिलोसफी को आपको अडॉप्ट करना है। और सीज डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के ऊपर भी आपको डिपेंड करना चाहिए ताकि मतलब आपको इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इंप्रूवमेंट की कहाँ जरूरत है, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट आप करेंगे। उससे क्या होगा इन सब चीज़ों से कि जो आपका प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंटली इंप्रूव होगा और हमेशा इंप्रूवमेंट रहेगा। तो इसके बेसिस पे आप देख सकते हैं अडॉप्ट न्यू फिलोसफी की बात की थी, इंस्पेक्शन की बात की थी, कोर्सिव फॉर पुअर परफॉर्मेंस, फोर्सफुली नहीं कहा था इन्होंने, तो ये गलत हो जाता है आपका। इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि इंप्रूवमेंट हो, ड्राई आउट फियर, फियर खत्म हो जाना चाहिए। ये सब बातें इन्होंने अपनी थ्योरी में कही थी।
जो इनकी क्वालिटी एश्योरेंस की बात की थी, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया था, एडवर्ड डेमिंग, पोकायोक, सब लोग क्वालिटी एश्योर की बात करते थे, क्वालिटी कंट्रोल की बात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच करता है आपका करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स, जो कि आपको स्कोप प्रोवाइड करते हैं किस चीज का, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। और हमने पढ़ा है जो हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की थ्योरी दी थी वो किसने दी थी, मैस्लो ने, हायरार्की नीड्स। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं हमारे लिए कौन सा बेस्ट बेटर, बिहेवियर रेशनल अप्रोच थी, इंटेलेक्चुअल एकेडमिक अप्रोच थी, नहीं, सिस्टम मैनेजरल अप्रोच थी, नो, ह्यूमनिस्टिक एस्थेटिक अप्रोच की बात की गई थी, वैल्यूज की बात की गई थी, सेल्फ स्टीम की बात की गई थी। उसके बाद जब सारी नीड्स आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, सिक्योरिटी नीड्स, सेल्फ स्टीम नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है। तो ये कही गई थी हमें ह्यूमनिस्टिक एस्थेटिक अप्रोच में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईसीएफ मॉडल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिसेबिलिटीज की बात की गई है, जो कि आपका यूनिट 10 से बिलोंग करता है। इन्होंने आईसीएफ मॉडल में किन किन चीजों की बात की थी वो हम एक बार देख लेते हैं। बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लाइफ, एक्टिविटीज होनी चाहिए लोगों की लाइफ एरियाज में जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकें। फैक्टर्स जो होते हैं इन्वायरमेंट के अफेक्ट करते हैं उनके एक्सपीरियंस में, वो लोग किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, किस इन्वायरमेंट में किन लोगों के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो जो उनको एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी क्लासिफिकेशन मॉडल के बेसिस पे, क्योंकि ये जो मॉडल दिया गया था डिसेबिलिटी और हेल्थ के ऊपर बात करता था, उन लोगों के साथ जिन लोगों के साथ डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है। तो क्या था कि आपको इन लोगों के लिए ये मॉडल बनाया गया था क्लासिफिकेशन का, कि उनको हम एक अच्छा इन्वायरमेंट देना है, जो लोग डिसेबल है उन्हें नॉर्मल लोगों के साथ पढ़ाना है, नॉर्मल लोगों के साथ जब वो इंटरेक्ट करेंगे, उनके साथ रहेंगे, तो उनकी ये सब चीजें डेवलप हो जाएंगी, वो एक अच्छी फ्रूटफुल लाइफ जी सकेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम आंसर देख सकते हैं अपना, बॉडी फंक्शन स्ट्रक्चर की बात की गई थी, पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात की थी, लेकिन पॉलिसीज और फंडिंग की कोई बात नहीं की थी। तो डी एंड ये आपका दोनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था मेरा आज का लेसन, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस कोशिश करूंगी जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाए, ताकि आपका अच्छा सा रिवीजन हो जाए विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।